आज की वीडियो है लिपि पर। आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। तो ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कंपटीशन की दृष्टि से, और इसमें ये भी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी वगैरह सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं लिपियों का विकास रूप। लिपि कहते किसे हैं? सबसे पहले ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि या वर्ण कहलाता है। मतलब जो ध्वनियां मुंह से निकलती हैं, जब उन्हें हम किसी एक बने बनाए किसी रूप में अगर हम उसको चित्रित करने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो वही लिपि का रूप धारण कर लेती है धीरे धीरे। तो इसे ही ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि या वर्ण कहा जाता है। और विश्व में लिपि का विकास क्रम किस रूप में हुआ? तो पहले चित्रलिपि आई। पहले लोगों ने चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना शुरू किया। फिर प्रतीक लिपि आई, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि का विकास हुआ। तो ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ था कि लिपियों का विकास क्रम टीजीटी के पेपर में 2021 वाले 20 वाले में आया हुआ था। तो चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि का विकास हुआ। ध्वनि लिपि अक्षरात्मक होती है और वर्णात्मक होती है। अक्षरात्मक भी होती है और वर्णात्मक भी होती है ध्वनि लिपियां। भारतीय लिपियां अक्षरात्मक होती हैं, ये शैलिपिक कहलाती हैं, जबकि रोमन लिपियां वर्णात्मक या अल्फाबेटिकल कहलाती हैं। ये लैटिन या ग्रीक लिपि कहलाती है। जो आप इंग्लिश में लिखते हैं उसे लैटिन या ग्रीक लिपि कहते हैं। और सबसे प्राचीन लिपि सिंधु लिपि मानी गई है। ईरान में प्रचलित लिपि का नाम है मेसोपोटामियाई लिपि। लगभग जो है सिंधु लिपि और मेसोपोटामियाई लिपि को का समय लगभग विकास एक समय का माना गया है। लेकिन देखते हैं मेसोपोटामियाई लिपि और सिंधु लिपि में क्या अंतर है। तो सिंधु लिपि अच्छी चित्रात्मक होती थी, जैसा कि आप लोग मेरे नोट्स में देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार के चित्र सिंधु लिपि में पाए गए हैं। और मेसोपोटामियाई लिपि की लाक्षर होती थी, ये भी आप देख रहे हैं हमारे दाहिने साइड में। और बाएं साइड में आप सिंधु लिपि के देख रहे हैं कैसे बनती है। सिंधु लिपि में संभवतः 400 वर्ण विद्वानों ने खोजे हैं, और मेसोपोटामियाई लिपि में कुल 900 वर्ण हैं। सिंधु लिपि गोमुद्रिका विधि से लिखी जाती थी, और जबकि मेसोपोटामियाई लिपि पढ़ी जा चुकी है। गोमुद्रिका विधि क्या होती है? गोमुद्रिका विधि जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, पहले बाएं ओर से लिखना प्रारंभ किया जाता था और दाईं ओर तक आया जाता था, और जहां वो लाइन समाप्त होती थी फिर वहीं से शुरुआत होती थी, वहीं से फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से ये लिपि लिखी जाती थी। इसे गोमुद्रिका विधि की कही जाती है। और सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया, पर अभी तक इसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। जबकि मेसोपोटामियाई लिपि जो कि लाक्षर लिपि है, ये पढ़ी जा चुकी है। तो आगे देखते हैं ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ब्राह्मी के दो भेद माने गए हैं, दक्षिण ब्राह्मी और उत्तर ब्राह्मी। तो एक प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। एक यहाँ आंसर उसका होता है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास होता है। और दक्षिण ब्राह्मी से और ब्राह्मी में भी उत्तरी ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास होता है। दक्षिण ब्राह्मी से दक्षिण की लिपियों का विकास हुआ, जैसे तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि, तेलुगु लिपि और कन्नड़ लिपि। तमिल लिपि तमिलनाडु में लिखी जाती है, और ग्रंथ लिपि तमिलनाडु, मलयालम की लिपि का विकास भी होता है इससे, ग्रंथ लिपि से, जो कि केरल में बोली जाती है। तेलुगु लिपि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में प्रसिद्ध है, और कन्नड़ लिपि कर्नाटक में। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से, जिसका समय 350 ईसा माना गया है, उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ 14वीं से 5वीं सदी तक। और उसके बाद सिद्ध मातृका का समय आता है गुप्त लिपि से, जो छठी शताब्दी में माना गया है। उसके बाद कुटिल लिपि से दो भाग होते हैं, एक शारदा लिपि का विकास होता है, दूसरी नागरी लिपि का विकास होता है। यहीं से नागरी लिपि जो वर्तमान रूप में हमारे सामने है वो उसका विकास हुआ है।
कुटिल लिपि से के दो भाग हुए, शारदा लिपि और नागरी लिपि। शारदा लिपि से काश्मीरी, गुरुमुखी, लहंदा, टाकरी, सिंधी आदि लिपियों का विकास हुआ, जबकि नागरी लिपि में भी दो नागरी हो गई, पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी। पूर्वी नागरी से बंगला, असमिया और उड़िया भाषाओं का विकास हुआ, जबकि पश्चिमी नागरी से गुजराती लिपि, महाजनी, कैथी लिपि और देवनागरी लिपि का विकास हुआ। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। पूर्वी नागरी से बंगला, असमिया और उड़िया का विकास, पश्चिमी नागरी से गुजराती, महाजनी, कैथी और देवनागरी का विकास। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए किस नागरी से देवनागरी का विकास हुआ है, तो पश्चिमी नागरी से देवनागरी का विकास हुआ है। नोट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि पद्मावत जायसी की कालजयी रचना पद्मावत जायसी की कैथी लिपि में लिखी गई है, कैथी अवधि में लिखी गई है। तो देवनागरी खत्म होती है मेरी वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।